गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज जो है हमारी मल्टीपल करंट अफेयर की जो क्लास है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है विज्ञान रत्न। तो जो हमारी भारत सरकार है वो इस तरीके का एक अवार्ड लेके लाने जा रही है जो जिसको विज्ञान रत्न के नाम से जाना जाएगा। और ये अवार्ड जो है ये स्पेशली जो आपका साइंस का एरिया है उस एरिया में ये जो अवार्ड है वो आपको दिया जाएगा। बेसिकली ये एक ऐसा अवार्ड होगा जैसा कि आपने अभी हमने फ़िलहाल उस पर जो क्लासेस जो हैं वो अभी नहीं बनाई हैं, लेकिन इसी मंथ के अंदर अंदर उसके ऊपर जो क्लासेस हैं वो आ जाएंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो नोबेल प्राइजेस जो हैं वो क्या कहते हैं जो लोग जो हैं वेरियस फील्ड्स में जो नोबेल प्राइजेस जो जीते हैं वो जो प्राइजेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। मतलब बेसिकली नोबेल प्राइजेस जो हैं वो दिए जा चुके हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये जो है 6 फील्ड्स में जो है आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो उसी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉन्च करने जा रही है कि वो भी नोबेल प्राइज की तरह ही उसके मतलब इक्विवेलेंट होगा ये प्राइज। तो एक इंडियन बेस्ड ऐसा प्राइज होगा जिसको नाम दिया जाएगा विज्ञान रत्न। ठीक है, तो विज्ञान रत्न नाम का जो अवार्ड है वो शुरू करने जा रही है। उससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं नोबेल प्राइज। ठीक है, ये कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। तो ये 6 फील्ड्स होती हैं जिसमें नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है। हाँ, सबसे पहली होती है आपकी फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन मेडिकल साइंस, उसके बाद लिटरेचर, देन पीस and then finally economic sciences। इन 6 फील्ड्स में जो है आपको मेडिकल साइंसेस, इन 6 फील्ड्स में जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे ये विज्ञान रत्न जो है वो दिया जाएगा। तो बेसिकली सरकार का ये कहना है कि जो इंडिया जो है, इंडिया में बहुत से अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं। तो सरकार का कहना है कि उन अवार्ड्स को कम करके जो है एक ही ऐसा अवार्ड जो है वो दिया जाए, ताकि जो है इसकी जो सरकार कह रही है उसका कहना है कि इसकी जो गरिमा है उसको बढ़ाया जा सके। तो इस वजह से जो बाकी सारे जो अवार्ड्स हैं उनको कैंसिल करके या सिर्फ जो मेन अवार्ड्स जो हैं सिर्फ उनको रखा जाएगा, और उसके अलावा बाकी सारे अवार्ड्स को जो है वो डिक्रीज करके, उनकी अमाउंट डिक्रीज करके या उनको कैंसिल करके जो एक ही तरीके का जो अवार्ड है जिसको विज्ञान रत्न कहा जाएगा, या उनका जो नंबर है उनको मिनिमाइज कर दिया जाएगा और मेन फोकस रखा जाएगा आपके विज्ञान रत्न पे। ठीक है, तो सरकार का कहना है कि जो सेंटर है उसने पूछा बाकी जो आपके जो साइंस रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, साइंस डिपार्टमेंट प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट्स, उनको कहा है कि आप जो है ये जो अवार्ड्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में देते हो तो उस अमाउंट को आप जो है वो कम करो। और इसका जो नंबर था वो 801 था। ठीक है, मतलब 801 डिफरेंट कैटेगरीज थी जिनमें लोगों को जो है वो अवार्ड दिया जाता था। तो सरकार ने बोला है कि उस कैटेगरी को 801 से डिक्रीज करके 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, कि सिर्फ 6 कैटेगरीज ऐसी हों जिसमें अवार्ड दिया जाए। ये कहना है सरकार का। ठीक है, सरकार ने इसके लिए जो है अपनी जो है कमेटी जो है उसको गठन कर दिया गया और धीरे धीरे इसके ऊपर जो है काम चलेगा। लेकिन असल में इसमें होना ये चाहिए था कि इनको ये चाहिए था कि देखो जो अवार्ड होता है ना वो किसी इंसान को जब दिया जाता है तो वो उसका मनोबल जो है उसको बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो जब किसी इंसान को अवार्ड मिलता है तो हाँ उसको फील होता है कि हाँ मैंने अपनी सोसाइटी जो है उसके लिए कुछ किया था, तो उसके बदले में जो है मुझे अवार्ड मिला, तो वो एक जो होती है प्राइड वाली फीलिंग होती है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट चाहती है कि इन अवार्ड्स को जो है कम कर दिया जाए और ये नंबर ऑफ अवार्ड्स जो है वो 6 कर दिए जाए। उनके अपने रीजंस हैं। ठीक है, मैं जो चीजें हैं आपको हम जो है दोनों पक्षों की तरफ से बताते हैं, ताकि आप जब मेंस में आंसर लिखो, क्योंकि आपको दोनों तरीके से आंसर लिखना होता है, आपको क्रिटिसाइज भी करना होता है और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसकी कई बार सराहना भी करनी होती है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। अगर क्रिटिसाइज करना हो तो आप ये कह सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो एक अवार्ड होता है वो किसी का मनोबल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो ये जो है ये जो गवर्नमेंट जो है इसका अवार्ड का डिक्रीज करने का जो फैसला है वो सही नहीं है, या अपनी लैंग्वेज में उसको आपको फ्रेम करना होता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे
ये जो विज्ञान अवार्ड होगा या विज्ञान रत्न होगा, गवर्नमेंट का कहना है कि इस अवार्ड की जो गरिमा होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि ये भारत रत्न अवार्ड के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उसके इक्विवेलेंट हो। और ये जो दिया जाएगा साइंटिफिक फील्ड में दिया जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक फील्ड होगी या आपकी मेडिकल फील्ड होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उनको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वो उसमें जो है विज्ञान रत्न जो है वो दिया जाएगा। और भारत रत्न जो होता है हमारे देश का सर्वोच्च अवार्ड होता है। ठीक है, तो उसको जो है इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए उनका कहना ये है कि इन अवार्ड्स को जो है उसकी जो अमाउंट है वो कम कर देनी चाहिए। कि जब इतने ज्यादा नंबर में अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो अवार्ड होता है वो हर किसी के पास होता है। ठीक है, जितने ज्यादा कैटेगरीज होंगी उतने ज्यादा अवार्डीज होंगे। जितने ज्यादा अवार्डीज होंगे तो उस वजह से क्या होगा कि उसकी जो उस अवार्ड की वो जो गरिमा है वो गरिमा उसके इक्विवेलेंट नहीं रह पाती। ठीक है, तो इस वजह से सरकार का ये कहना है कि इसको जो है डिक्रीज कर देना चाहिए नंबर ऑफ इसको अवार्ड्स को या नंबर ऑफ कैटेगरीज को। उसके अलावा ये जो करंट सरकार है उसने एक चीज जो है बहुत अच्छी की है कि पहले आप देखते होंगे कि ये जो पद्मश्री होते थे या पद्म विभूषण होता था अवार्ड या पद्म भूषण अवार्ड होता था, ये अवार्ड्स जो होते थे ये सिर्फ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज जो होती थी ना, जो कभी ना कभी न्यूज में रही होती थी या जनरली न्यूज में रही होती थी, सिर्फ उनको ये अवार्ड जो है सिर्फ उनको नहीं, मतलब जनरली ऐसा देखा गया था कि ये जो अवार्ड्स थे उन्हीं लोगों को मिलते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई है तो इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो मतलब ऐसे लोग जो इतने लाइमलाइट में नहीं रहते, उनको भी ये अवार्ड्स जो हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं, ये जो पद्म अवार्ड है। ठीक है, तो इस चीज में ये जो सरकार है आप इसकी सराहना कर सकते हो। उसके अलावा सरकार का ये कहना है कि ये जो ओवरलैपिंग थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि कोई एक डिपार्टमेंट है, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ क्या कर रहा था कि ये एक अवार्ड दे रहा था किसी एक नाम से। ठीक है, सेम अवार्ड जो है कोई भी और डिपार्टमेंट लगा लो, मान लो डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, सेम अवार्ड डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन भी दे रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि ये जो अवार्ड थे उसकी ओवरलैपिंग हो रही थी। ओवरलैपिंग की वजह से उस ओवरलैपिंग को कम करने के लिए भी सरकार चाह रही है कि इन अवार्ड्स की जो ये जो गिनती है 801 उसको डिक्रीज करके 6 कर दिया जाए। उसके अलावा कंपनीज क्या करती थी या डिपार्टमेंट्स जो क्या करते थे, बहुत से प्राइवेट अवार्ड जो हैं वो भी दिए जाते थे। अब उसमें दिक्कत ये थी कि ना अवार्ड ही होता था प्राइवेट। ठीक है, अब कई प्राइवेट जब अवार्ड होते हैं ना तो वो कई बार जो उसके जो अवार्डीज होते हैं ना वो इस तरीके से सिलेक्ट कर लिए जाते हैं कि वहां पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए ये जो प्राइवेट अवार्ड्स जो हैं उसको तो कंप्लीटली बंद करने की बात कह दी गई है। प्राइवेट अवार्ड्स में उसके अलावा क्या होता था कि जो प्राइवेट अवार्ड की जो कीमत होती थी ना, कुछ मॉनेटरी जो बेनिफिट भी होते हैं अवार्ड्स के साथ आपको दिए जाते हैं, वो जो कीमत अदा करती थी वो करती थी आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन वो अवार्ड होता था प्राइवेट। तो इस वजह से सरकार ने बोला है कि ये जो प्राइवेट अवार्ड्स हैं इनको तो कंप्लीटली बंद ही कर दो और बचे हुए ये वाले अवार्ड्स हैं इनकी जो गिनती डिक्रीज करके 6 कर दो। ठीक है, अब आते हैं ये सारा चीज जो है, ये जो विज्ञान रत्न जो दिया जाएगा ये किसके अंडर आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसीजर चलेगा ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सारी जो हमारी आज की जो क्लास थी इसके बारे में थी, सॉरी ये वाला जो टॉपिक था इसके बारे में था, विज्ञान रत्न के बारे में। और नोबेल प्राइज के जैसा ही एक अवार्ड जो होगा वो दिया जाएगा विज्ञान रत्न। अब इसमें से आपसे मेंस में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा मान लो ये जो क्वेश्चन होता है ना ये उस पे आता है, आपको ग्लोबलाइजेशन पे आता है। तो जब भी ग्लोबलाइजेशन पे और जनरली ऐसे आ भी जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर ऐसे में भी आपको आ जाए ग्लोबलाइजेशन के बारे में, तब भी आप इसका देखो, कभी भी मेंस में और एसए में ज्यादा मार्क्स लेने हो ना तो कोशिश करो कि उसको किसी ना किसी तरीके से जो आपका करंट है उससे हमेशा इंटीग्रेट करो। उससे ये दो चीजें होंगी, एक तो जो आपकी अप्रोच होगी वो डिफरेंट होगी, उसके अलावा क्योंकि उसको आप करंट से लिंक करके दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा वो अलग दिखेगा। ठीक है, तो अब इसको ग्लोबलाइजेशन से, मान लो ग्लोबलाइजेशन पे आपको ऐसे आ गया तो आप इसको ग्लोबलाइजेशन से कैसे लिंक कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि जो भारत ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन
मतलब जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं, या मतलब जो हमारा जिसको कहते हैं क्रीमी लेयर कहते हैं, कि जो एजुकेशन के मामले में क्रीमी लेयर, पैसे के मामले में नहीं, एजुकेशन के मामले में क्रीमी लेयर है, जो हमारे रिसर्चर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो ना फॉरेन में मूव कर जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हो रहा है ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब इसको रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि उनको यहाँ पे वो इंसेंटिव्स जो है या वो इज्जत जो है भारत में नहीं मिलती, तो उस वजह से वो क्या करते हैं, या उनको उतना पैसा जो है भारत में नहीं मिलता जो अपॉर्चुनिटीज उनको फॉरेन में दिखती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेन चले जाते हैं। अब क्योंकि ये विज्ञान रत्न आ गया है तो ये किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकता है कि ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, अब जो इंसान कैपेबल होगा अपने देश में रह के उतना ही कमा पाने में, या उसको उतना ही जो इज्जत जो है वो दी जाएगी विज्ञान रत्न के द्वारा, उससे क्या होगा कि वो जो है वो जो इंडिविजुअल है, जो कंट्रीब्यूशन वो अपने देश में रह के अपने देश को दे सकता था, वो अब वो कंट्रीब्यूशन है अपने देश में रह के अपने देश को प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आप इसको ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर सकते हो विज्ञान रत्न को। ठीक है, अब जब ऐसे लिखना होता है तो बहुत से एग्जांपल्स देने होते हैं, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल जो है विज्ञान रत्न ये साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास थी ये यहीं तक थी, सॉरी ये वाला जो टॉपिक था ये यहीं तक था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारी जो करंट अफेयर की जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में है, PFI के बारे में, जिसको जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है 5 साल के लिए बैन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम ये टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट देख लो कि आपको पहले पता होना चाहिए कि PFI जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो PFI जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी जो क्रिएशन थी वो की गई थी 2007 में। ठीक है, तो 2007 में जब इसकी क्रिएशन की जाती है तो उससे पहले जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है स्पेशली मुस्लिम्स के लिए या दलित मुस्लिम्स के लिए या दलित्स के लिए वो क्या कहते हैं यहाँ पे होती थी हमारी सदर्न साइड में। ठीक है, लेकिन फाइनली 2007 में क्या किया जाता है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। इसके ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो थे क्या कहते हैं, जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो है या 3 पार्टीज जो है जिनको मिला के जो PFI जो है जिसको क्रिएट किया गया था वो कौन कौन सी है वो देख लो। सबसे पहले नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये थी आपकी केरला से। देन है कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, ये है कर्नाटका से एज द नेम सजेस्ट। देन थी आपकी मनीथा निथि परसाई, ये थी तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये इन तीनों ने मिलके जो है एक कॉमन पार्टी या एक कॉमन जो फ्रंट है वो क्रिएट किया था जिसको कहा जाता था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो इसकी क्रिएशन हो जाती है 2007 में। लेकिन जनरली देखा गया कि इसके जो मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग जो जैसा कि सरकार का कहना है। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि इसके जो मेंबर्स जो हैं वो वेरियस जो है इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त पाए जाते थे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और थी, ये PFI वाले जो थे ये कभी भी इलेक्शंस नहीं लड़ते थे। ठीक है, तो अगर इसके जो मेंबर्स जो थे उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, कि अगर जब एक पार्टी बनती है ना तो उस पार्टी के जो भी मेंबर्स होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर उस पार्टी का मेंबर कोई ना कोई जो है किसी ना किसी एक्टिविटी के साथ लिंक्ड पाया जाता है तो उसको जो है डायरेक्टली पार्टी के साथ लिंक किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ठीक है, ये एक पॉपुलर फ्रंट था, तो इसके जो मेंबर्स थे अगर इस तरीके की अगर एक्टिविटी में लिप्त पाए जाते थे तो उनको जो है इनकी पार्टी से लिंक करना जो था वो मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने पहले तो ये इलेक्शंस लड़ते नहीं थे 2007 तक, लेकिन 2009 में इन्होंने क्या किया, एक और पार्टी बना ली जो कि इलेक्शन लड़ा करती थी। वो पार्टी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो मेंबर्स थे वो इलेक्शन लड़ते थे, ये वाले जो थे ये इलेक्शंस नहीं लड़ते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये इनके लिए एजेंडा क्रिएट करते थे ताकि ये लोग जो है इलेक्शंस जीत जाए। तो ये था इसका जो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट कि आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये क्या चीज है इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा करंट का पार्ट है, जो करंट न्यूज है हमारी। तो हुआ क्या कि पिछले कुछ टाइम से ना ईडी है और आपकी ये NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जो आपकी है ये ईडी, ये लगातार जो है इसके दफ्तरों पे, PFI के दफ्तरों पे, ऑफिसेस पे लगातार रेड किए जा रहे थे। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ कि 106 अरेस्ट जो है
22 सितंबर को किए गए और 250 से ज्यादा अरेस्ट जो है वो 30 सितंबर को किए गए। ठीक है, तो उस वजह से जो इनके जो ये मेंबर्स जो हैं क्योंकि ये वेरियस एक्टिविटीज जो है इलीगल एक्टिविटीज उसमें लिप्त पाए गए, तो इसी वजह से उनके जो है अरेस्ट किए गए थे। ठीक है, अब आते हैं कि मतलब ये किस तरीके से ये जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये लोग जो थे जो कि अपनी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बोला है, ठीक है, इन्होंने NIA और जो ED है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो बात बोली है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो इनका कहना है कि ये लोग जो हैं एक सीक्रेट एजेंडा जो है वो चलाया करते हैं रेडिकलाइजेशन का। तो रेडिकलाइजेशन का मतलब ये होता है, रेडिकलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी इंसान को धर्म के नाम पे भटका देना। ठीक है, भटका देना या भड़का देना। ठीक है, भटका देना और भड़का देना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो दोनों चीजें रेडिकलाइजेशन में की डेफिनेशन के अंदर आती है। ठीक है, मतलब किसी को ये कहना कि तुम्हारा धर्म जो है वो खतरे में है, ठीक है, या ऐसी बातें कह के उसको जो उसका जो रास्ता है वहां से भटका देना या उसको भड़का देना कि मतलब तुझे जो है इस चीज का बदला लेना है। ठीक है, वो सारी बातें करना, उस चीज को कहते हैं रेडिकलाइजेशन। मतलब किसी को प्यार से उसके साथ ऐसी बातें करना कि वो जो है कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त हो जाए। ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं रेडिकलाइजेशन। तो ये जो रिपोर्ट्स दी है इन्होंने NIA ने, तो उन्होंने बोला है कि इसकी जो एक्टिविटीज थी वो डिसरिस्पेक्टफुल थी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो हमें भाईचारे के साथ रहने की बात करता है, ब्रदरहुड की बात करता है, तो उन सब चीजों के अगेंस्ट थी ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो एक्टिविटीज थी। ठीक है, तो वो डिसरिस्पेक्टफुल थी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। उसके अलावा उनको जो उनके जो फंड जो थे और जो उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो थी जो आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे ये जो हो गई आपकी अरेबियन कंट्रीज जो है वहां से इनको जो है फंड्स और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती थी, जिस वजह से और वो जो सपोर्ट थी वो क्या कहते हैं जो फंड्स वगैरह इनको आते थे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू आते थे, ऐसा कहना है NIA और ED का। ठीक है, तो जिस वजह से इसको जो है फाइनली इसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो ED ने अपनी रिपोर्ट में बोली है और NIA ने अपनी रिपोर्ट में बोली है। ठीक है, उसके अलावा अब इसको जो है बैन क्यों किया गया और किस तरीके से बैन किया गया वो चीज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको बैन करने की जो पावर होती है होम मिनिस्ट्री के पास होती है। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री का कहना है कि ये एक अनलॉफुल एसोसिएशन है। ठीक है, इसको बैन किसके द्वारा किया गया है? UAPA एक्ट के द्वारा। ठीक है, UAPA का जो एक्ट है उसमें एक सेक्शन 3 है जो कि अलाउ करता है किसी भी एसोसिएशन को बैन करने के लिए। ठीक है, तो UAPA क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का ये एक्ट है। तो ये एक्ट क्या इसका सेक्शन 3 जो है वो अलाउ करता है किसी भी ऐसी एसोसिएशन को जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है उसको बैन किया जा सकता है। किसके द्वारा? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के द्वारा। उसमें सेक्शन 3 जो है वो अलाउ करता है। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में इसके जो 8 और फ्रंट्स जो हैं वो भी क्या कहते हैं उसमें थे, वर्किंग में थे, उनको भी इसी के साथ ही जो है बैन कर दिया गया है। RIF, CIF, AIIC, देन NCHRO। ठीक है, ऐसे 8 फ्रंट्स जो थे और थे, मतलब इसी की छोटी छोटी पार्टीज जो थी वो और थी जो जिनको जो है इसी पार्टी के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ इनको इन 8 फ्रंट्स को भी बैन कर दिया गया। लेकिन बैन कितने टाइम के लिए किया गया? 5 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद जो सरकार क्या फैसला देगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि फर्दर इसको बैन किए रखना है या नहीं करे रखना। ठीक है, तो ये चीज जो आती है आपकी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आती है। अब क्योंकि UAPA जो है वो आ गया है न्यूज में, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये आपका ADA के सिलेबस का पार्ट है और PCS जुडिशरी के सिलेबस का पार्ट है, तो उस वजह से ये चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो UAPA जो एक्ट है वो 1967 में जो है एग्जिस्टेंस में आया था। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि उसको जो पावर थी वो सिर्फ इतनी थी कि वो जो है जो एसोसिएशन है उसको बैन कर सकता है। ठीक है, वो किसी भी जो इंडिविजुअल है उसको जो है टेररिस्ट घोषित नहीं कर सकता था। ठीक है, तो 2019 में UAPA जो एक्ट है आपका
उसमें जो है चेंजेस किए जाते हैं और उसके बाद से जो इंडिविजुअल्स जो हैं उनको भी टेररिस्ट जो है वो घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी क्लास थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में थी। किस तरीके से उसको बैन किया गया, क्यों बैन किया गया, कौन से एक्ट के थ्रू बैन किया गया, किसके पास पावर है उसको बैन करने की, हाउ मिनिस्ट्री के पास कितने टाइम के लिए बैन किया गया, 5 साल के लिए बैन किया गया, क्या सिर्फ पीएफआई को बैन किया गया, नहीं उसकी जो बाकी जो जितने भी फ्रंट्स जो हैं 8 टोटल फ्रंट्स हैं उसके, उनको भी बैन किया गया। और उसके अलावा पीएफआई को बैन करने का रीजन क्या था। ठीक है, क्योंकि वो जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व पाए गए थे, जिस वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज में वो किस तरीके से इन्वॉल्व पाए गए थे वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये जो फंड्स वगैरह इनको आ रहे थे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू आ रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि इनके पास जो फंड्स आ रहे हैं वो इंडिया में टेररिज्म जो है उसको फैलाने में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेररिज्म जो है उसको फैलाने में यूज किए जा रहे थे। ठीक है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेररिज्म किस तरीके में आता है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स थे ना वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए, जिसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे हाथरस वाला केस हुआ था, ठीक है, उसमें इनका नाम आया था पीएफआई के मेंबर्स का। ठीक है, कि वो जो देश में है अराजकता फैलाने में जो है लिप्त पाए गए थे। और उसके अलावा हाथरस का केस था। देन आपका एक कर्नाटका में एक प्रोफेसर का जो वो था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसको काट दिया था इन्होंने। ठीक है, पीएफआई के मेंबर्स ने। ठीक है, वैसे और उसके अलावा जो सीएए वाला जो एक्ट था, ठीक है, सीएए का जो प्रोटेस्ट थे वहां पे इसके जो मेंबर्स थे वहां पे इन्वॉल्व पाए गए। तो ये सारा इनका कहना था कि ये जो है देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें जो है बाधा जो है वो डाल रहे हैं। तो जिस वजह से, और इनको इन सब चीजों को करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, और उनको जो फंड्स मिल रहे थे एक तो फॉरेन से आ रहे थे उनके फंड्स, और जब फंड्स को ट्रेस किया गया तो पाया गया कि एक तो ये फंड्स जो थे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के थ्रू आ रहे थे, दूसरा ये फंड्स जो यूज हो रहे थे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में यूज हो रहे थे, जिस वजह से वो क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अगेंस्ट जा रहे थे। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जा रहे थे, जिस वजह से पीएफआई को जो है 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब इसके ऊपर पीएफआई ने भी एक बयान दिया है। पीएफआई का कहना है कि ये जो एजेंसीज हैं ईडी और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जो है जो इनका बयान है वो बता रहा हूं मैं आपको पीएफआई का। इनका बयान ये है कि ये जो एजेंसीज जो है ये एक कठपुतली की तरह काम कर रही हैं, जो करंट गवर्नमेंट है उसके हाथों की कठपुतली है। तो जिस वजह से हमारे ऊपर जो है इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना है पीएफआई का। ठीक है, तो सारी जो सारी न्यूज थी वो मैंने आपको बता दी है। पीएफआई का क्या रोल है और क्यों उसको डिक्लेयर किया गया इसमें क्यों उसको बैन किया गया है, और पीएफआई का क्या कहना है, जो ईडी और एनआईए है उनका क्या कहना है। ठीक है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। उसके अलावा आज हमने डिस्कस की है हमारी उससे नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्लास, और हमने की है पीएफआई वाली क्लास। ठीक है, नोबेल प्राइज नहीं, सॉरी, विज्ञान रत्न। तो इसका जो स्टैटिक पार्ट था ये नोबेल प्राइज वाला पार्ट था। तो क्योंकि ये जो नोबेल प्राइजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किए जा चुके हैं, तो इसके ऊपर भी जो क्लास है वो इसी मंथ में आ जाएगी। ठीक है, इस मंथ के एंड तक जो है जो 6 के 6 नोबेल प्राइजेस जो दिए गए वो 6 के 6 नोबेल प्राइजेस हम जो है वो डिस्कस करेंगे। वो हम देख लेंगे कि स्लाइड्स पे डिस्कस करना है या ऐसे व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करना है। ठीक है, जिस तरीके से वो सही रहेगा उस तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके अलावा आज की क्लास में हमने सीएसआईआर के बारे में बात की थी। ठीक है, सीएसआईआर बेसिकली वो एजेंसी है जो कि साइंटिफिक रिसर्च में जो है वो काम करती है। ठीक है, जब हम नोबेल प्राइजेस कर रहे थे ना तब आई थिंक हमने इसके बारे में बात की थी, सीएसआईआर के बारे में। तो इसके ऊपर जो क्लास है वो आज आपको क्लास आएगी, आज शाम को जो आपको क्लास आनी है वो आनी है न्यू हमारे सीडीएस जो हैं उनको चुना गया है, जो हमारे नए सीडीएस हैं उनको चुना गया है, तो उनके बारे में होगी क्लास। कल की जो हमारी क्लास होगी एनडी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए के बारे में होगी, और जो परसों की क्लास होगी वो सीएसआईआर के बारे में होगी। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है ये नोबेल प्राइज के साथ इसको रिलेट करके पढ़ना। जो सीएसआईआर का जो हमारा वो है जो इनका कंट्रीब्यूशन है देश की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसने रिसेंटली अपनी
81st फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया। आई थिंक मैं मेरे को नंबर्स जो है वो जनरली भूल जाते हैं, तो 80s की लाइन में है उनका, ठीक है, तो वो देख लेना आप, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है आपको प्री में जो है क्वेश्चन जो है वो CSIR के ऊपर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास जो है ये इंपॉर्टेंट होगी, इस क्लास को थोड़ा ध्यान से कवर करना, ठीक है। तो जो हमारी आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।